everyone, how are you? This is Tanvi and I welcome you to all concept classes. लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो था टॉर्सन। आज हम उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ भी आनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा केस होता है जिसमें टॉर्सन ज़ीरो हो जाता है। क्लियर? तो ये कंडीशन भी है, थ्योरम भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। लेक्चर बहुत लंबा नहीं होगा और इस लेक्चर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से ले सकते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ गिवन कर्व बी अ प्लेन कर्व इज दैट टाउ इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनिए, जब हमने टेंजेंट पे ये कंडीशन लगाई थी तो वहाँ कहा था कि कप्पा 0 तब होता है जब कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाए। यहाँ क्या कहा है कि टाउ इक्वल्स टू 0 तब होता है जब कोई कर्व प्लेन कर्व हो जाए। तो वहाँ पर ही हमने प्लेन की बात क्यों नहीं की और यहाँ हम प्लेन की बात क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, अगर आपने मेरा पहले वाला लेक्चर पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर खुद पता होगा। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मल जो है वो टेंजेंट पे बनाई जाती है, तो जब नॉर्मल टेंजेंट पे बनाई जा रही है तो बाय नॉर्मल और टेंजेंट दोनों आ रही हैं, इट मीन्स उनसे प्लेन ही बनना है। क्लियर? क्लियर? अब सुनिए, वहाँ पर ही सिर्फ टेंजेंट थी, तो टेंजेंट किस पे बनाते हैं हम? सिर्फ कर्व पे। लेकिन बाय नॉर्मल के लिए हमें कर्व भी चाहिए और टेंजेंट भी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे। मान लीजिए कि आपके पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, प्लेन है ये, तो आपने क्या माना, आपके पास क्या है, ये एक ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में क्या कंडीशन होती है कि उसमें टेंजेंट भी होगी एंड या प्रिंसिपल नॉर्मल भी होगी। मतलब टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल अगर किसी प्लेन में है तो वो क्या कहलाता है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, बाय नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। तो अगर कोई देखिए, इधर देखिए ध्यान से, अगर ये क्या है, ये दोनों क्या है आपस में, N और T परपेंडिकुलर है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन बना रहे हैं। अगर मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ऐसे ये कोई प्लेन है, ये देखिए, ये आपने क्या मान ली? टेंजेंट। ये वाला आपने क्या माना हुआ है? टेंजेंट। और ये क्या मान ली? प्रिंसिपल नॉर्मल। ये क्या है? एक ही प्लेन में है। क्लियर? तो जो ये बाय नॉर्मल निकली हुई है आगे, ये क्या है? ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इट मींस ये क्या निकली हुई है? बाहर है, इस प्लेन से बाहर है। समझ में आ रहा है? इस प्लेन से क्या है? बाहर है। इट मींस अगर हम इस पे कोई कर्व बना दें लाइक दिस, इस पे कोई कर्व बना दें, यहाँ पर कोई टेंजेंट ले, यहाँ पर प्रिंसिपल नॉर्मल, तो बाय नॉर्मल क्या होगी? कुछ इस तरह होगी, मतलब ये प्लेन से बाहर आएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है एकदम? मीन्स देखिए, अभी हमने कंडीशन ले क्या रखी कि हमारे पास प्लेन कर्व है। जब प्लेन कर्व है तो हमें प्रूफ क्या करना है कि टाउ इम्प्लाइज क्या होगा? टाउ इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? बहुत बार बताया मैंने। नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि ये कंडीशन दोनों तरफ से नेसेसरी सफिशिएंट का, कि अगर हम टाउ 0 ले तो वो प्लेन कर्व होगा, प्लेन कर्व ले तो टाउ 0 होगा। क्लियर? देखिए ये क्या था? कर्व। अगर हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, यहाँ पर क्या की? प्रिंसिपल नॉर्मल बना दी, तब भी क्या होगी? बाय नॉर्मल बाहर। क्लियर? यहाँ पर ही कोई टेंजेंट लिया, ये बाय नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल बनाई, तो भी क्या होगा? टेंजेंट बाहर होगा। क्लियर? यहाँ पर टेंजेंट ली, यहाँ पर बाय नॉर्मल बनाया, तब भी क्या होगा? प्रिंसिपल नॉर्मल बनाया, तब भी बाय नॉर्मल बाहर। क्लियर? इट मीन्स अगर इसकी बाय नॉर्मल ऐसे थी, इसकी बाय नॉर्मल ऐसे होगी, इसकी बाय नॉर्मल ऐसे होगी। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, जब आपने टॉर्सन पढ़ा था तो उसकी कंडीशन ही क्या थी कि बाय नॉर्मल में चेंज आ रहा है, बाय नॉर्मल में चेंज आ रहा है, बाय नॉर्मल की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से उसके एंगल में चेंज हो रहा है। क्या कहा था उन्होंने? आर्क रेट एट विच बाय नॉर्मल चेंजेस इस डायरेक्शन, मीन्स बाय नॉर्मल के एंगल में चेंज या बाय नॉर्मल में चेंज ही तो हम पढ़ रहे हैं टॉर्सन के अंदर। यहाँ देखिए, अभी हमें टॉर्सन क्या दिया हुआ है, या फिर टाउ बी यूनिट वेक्टर डैश, यही दिया हुआ है। अब देखिए जो बी यूनिट वेक्टर है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, हर केस में वही है ना? हर केस में वही है, तो इट मीन्स जो बी यूनिट वेक्टर हो गया वो क्या हो गया? कांस्टेंट। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? देखिए इस केस में भी ये
बाहर, इस केस में भी ये इधर, देखिए ये अंदर भी हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन आपके लिए क्या होगा, होंगे तो वो सारे ही पैरेलल सब यूनिट वेक्टर, तो ये क्या होंगे बी यूनिट वेक्टर, ये चेंज होंगी, इनकी डायरेक्शन ही नहीं चेंज होगी। क्लियर? ये बी नॉर्मल क्या हो रही है, बी यूनिट वेक्टर्स चेंज ही नहीं हो रही है, हर कंडीशन में क्या है बाहर ही आ रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स बाय नॉर्मल क्या होगी हमारी कांस्टेंट, क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं हो रहा, हमें टॉर्शन में पढ़ना ही बाय नॉर्मल का चेंज है, चेंज ही नहीं हो रहा उसमें। क्लियर? आप सुनिए एक बात और ध्यान से, जब हम किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, जीरो। मीन्स अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो बी यूनिट वेक्टर डैश क्या मिल जाएगा, जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो, इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू टाउ, टाउ इक्वल्स टू जीरो। प्रूफ समझ में आया? कैसे लिया हमने, प्लेन कर्व था मतलब बाय नॉर्मल बाहर आया, अब वो हर कंडीशन में बाहर ही आ रहा है। देखिए अगर हम टेंजेंट की बात कर रहे होते तो देखिए टेंजेंट यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ पर भी चेंज हुआ इसकी डायरेक्शन, यहाँ पर भी चेंज हुई, लेकिन बाय नॉर्मल एक ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं डायरेक्शन से। तो अगर हम टेंजेंट पे बात करते तो डेफिनेटली उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन बाय नॉर्मल में तो चेंज नहीं, तो वो क्या हो गई, एक कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, जिससे क्या हो गया, टाउ इक्वल्स टू जीरो हो गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? मतलब कि जब प्लेन कर्व रहता है तो बाय नॉर्मल में चेंज नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लेन कर्व नहीं लेते। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब दूसरी कंडीशन ले जिसमें क्या होगा, टाउ जीरो होगा, और हमें प्रूफ क्या करना होगा कि वो एक प्लेन कर्व है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सी क्या बोलेगा वो, अब टाउ आपके पास जीरो है, इम्प्लाइज कि वो क्या है, प्लेन कर्व है। ध्यान से देखिए, टाउ क्या है हमारे पास, बी यूनिट वेक्टर डैश। क्लियर? और इसे क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं, समझ में? अब ध्यान से सुनिए क्या करना होता है, आप क्या ले लीजिए, एक आर वेक्टर ले लीजिए। आर वेक्टर क्यों लेंगे, ध्यान से सुनिए इधर, अगर मान लीजिए ये क्या आपका कर्व है, ठीक, कर्व है, तो क्या कीजिए आप एक वेक्टर ले लीजिए आर, ये कौन सा आ रहा है, वही पोजीशन वेक्टर जो हम लेते हैं ना ओरिजिन से, वही वाला, डॉट कीजिए इसका बी यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक, अब क्या कीजिए, इसे लिया आपने, अभी कुछ मत सोचिए, इसे लिया, अब आप इसे क्या कीजिए, सीधा सीधा डी एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा बी यूनिट वेक्टर डॉट डी आर बाय डी एस, हाँ, प्लस आर वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर बाय डी एस। इतना समझ में आया? अभी तो क्लियर ही होगा। देखिए टाउ इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये वैल्यू ये सब क्या है, जीरो है। इट मीन्स यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ये भी तो जीरो हो जाएगी, ये जीरो मतलब ये पूरा क्वांटिटी जीरो, खत्म। यहाँ पर ये आई है, ये क्या हुआ, बी डॉट, अब देखिए ये डी आर बाई डी एस क्या है, डी आर बाई डी एस है आर डैश, है ना, डी आर बाई डी एस क्या है, आर डैश, और आर डैश क्या होता है, टी यूनिट वेक्टर। पढ़ाया था मैंने जब आपको टेंजेंट पढ़ा रही थी, मैं बहुत ही डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन किया था, तो मैं अभी यहाँ पर ही इसमें नहीं जाऊँगी, आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ही क्या मिल जाएगा, टी यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, टी यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से सुनिए, ये बी है और ये टी है, मतलब बाय नॉर्मल और टेंजेंट। जब बाय नॉर्मल और टेंजेंट आपस में एक साथ डॉट प्रोडक्ट में होते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। क्यों? इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। देखिए ये क्या होता है, बी टी एन, ये आपस में 90 डिग्री, इट मीन्स बी डॉट टी करेंगे तो इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स ये तो पहले से जीरो थी, ये भी जीरो हो गई, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, इसकी मतलब डी बाय डी एस आर डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये क्या हो गई, इक्वल्स टू जीरो। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप, कि जब इसका डिफरेंशिएशन हुआ है तब ये जीरो आया है। इट मीन्स इसके पहले इसके पास क्या रहा होगा, कांस्टेंट। इट मीन्स आर वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू जीरो
है अगर डिफरेंशिएशन में, तो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। क्लियर? क्लियर हो गया एकदम? अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, आई थिंक फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन। पढ़ा है प्रोजेक्शन? नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिए। जब आप क्या करते हैं, कभी कभी प्रोजेक्शन आप लोग खुद करते हैं ना, प्रोजेक्ट कराते हैं वीडियो, या फिर वैसे टाइप का प्रोजेक्शन भी आप समझ लीजिए, तो उनसे भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब आर, अगर कोई वेक्टर है 2ab, तो इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर आर जो है वो उसका प्रोजेक्शन है किस पे, ऑन बी। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे है, बी पर है उसका प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है इतना? सिमिलरली केस वहां भी लगता है। और ये प्रोजेक्शन क्या दिया हुआ है, ये भी तो दो वेक्टर है जिनका डॉट प्रोडक्ट है, इसके हिसाब से प्रोजेक्शन क्या दिया होगा। अच्छा देखिए, ये प्रोजेक्शन क्यों लग रहा है, ये भी बात है कि यहाँ पर प्रोजेक्शन कहाँ से आ गया, ये सब ध्यान से देखिए। ये जो आर वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर इन द सेंस यहाँ पर ही आपने क्या लिया हुआ है, कोई कर्व लिया हुआ है। हाँ, ये इस पॉइंट पे ना, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये क्या होता है, एक पोजीशन वेक्टर ओपी, वैसे वाला पोजीशन वेक्टर है। देखिए, अगर ये मान लीजिए ये कर्व पे ही है, क्लियर, ऐसे ये कर्व पे ही है, अगर आपने इसे क्या मान रखा है, ये वाली को बाय नॉर्मल, इसे क्या मान रखा है, टेंजेंट, ये क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, वो जो मैंने आर वेक्टर लिया है वो है ये पॉइंट। क्लियर? ये पॉइंट है, समझ में आ रहा है आपको? ये क्या है आपकी बाय नॉर्मल, ये क्या है आपकी टेंजेंट, ये क्या है प्रिंसिपल नॉर्मल, और ये क्या है वो आर। तो आप ध्यान से देखिए, जब ये वेक्टर हमने लिया हुआ है, तो ये जो है इसका प्रोजेक्शन क्या है, इस पे है। अगर हम इसे ए वेक्टर मान लें, इसे बी वेक्टर मान लें, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ होता है, बी वेक्टर पे होता है। और प्रोजेक्शन कैसा होता है, ऐसे सीधा, मतलब अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, बी पे होगा, मीन्स ये बी है, और प्रोजेक्शन क्या होगा, ये प्रोजेक्शन होगा। क्लियर? वही चल रहा है यहाँ पर ही। ये आर के साथ प्रोजेक्शन क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री वगैरह इसमें कुछ नहीं। देखिए, ये पोजीशन वेक्टर है इसके साथ, तो ये क्या करेगा, इस पे अपना प्रोजेक्शन। समझ में आया इतना? तो अब यहाँ से क्या हो गया, प्रोजेक्शन कांस्टेंट। समझ में आया? ये बात हो गई। और एक चीज देखिए यहाँ पर ही, इसे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को और क्या लिख सकते हैं हम, आर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, यही लिख सकते हैं। इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, और ये क्या है, यहाँ से कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए, ये बी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, इट मीन आ गया आर कॉस थीटा। क्लियर इतना? आप ध्यान से देखिए, इसके प्रोडक्ट से हमें मिलेगा क्या, इधर देखिए, ये आर है, जो येलो वाला पेन है ये आर है, ये रेड वाला जो है ये क्या है, बी। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, वही एंगल है ये कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, आर कॉस थीटा, तो हमें मिलेगा क्या, मान लीजिए ये क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है आपका बेस है, ये क्या होगी जो जुड़ेगी, ये होगी आपकी परपेंडिकुलर। जैसे मैंने प्रोजेक्शन में क्या बनाया था, ऐसे बनाया था, ये थी आपकी ए, ये थी बी, और ये इस पे प्रोजेक्शन, मतलब ये जो थी वो क्या हो रही थी, परपेंडिकुलर ही तो बन रही थी। तो इसका जो इस पे प्रोजेक्शन होगी, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी। अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ से देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे प्रोजेक्शन के लिए, वो क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर होगी। जब वो इस पे परपेंडिकुलर होगी तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये जो बनेगी ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। क्लियर इतना? अब ध्यान से देखिए, ये सब समझ में आ गया होगा ही हो। अब क्या करना है इसमें, एकदम ध्यान से सुनते चलिए, सब समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है वो, आर कॉस थीटा, मतलब अगर ये थी आर, ये थी बी, ये है एंगल, तो क्या होता है जब हम बेस के लिए निकालते हैं, मतलब कॉस थीटा, मतलब हम क्या करते हैं, बेस वाला लेते हैं, मतलब क्या है इसका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। तो बेस क्या है आपकी, ये बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका आर वेक्टर, और ये एंगल क्या है थीटा। तो जब बेस के साथ हम एंगल लेते हैं तो कॉस थीटा
थीटा लेते हैं, परपेंडिकुलर के साथ एंगल लेते हैं तो साइन थीटा लेते हैं, है ना। बेस क्या है यहाँ पर से, ये देखिए ये बेस है, ये बेस क्या थी बी यूनिट वेक्टर, एच क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आर, ये आर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, इसको इधर भेजिए तो बी यूनिट वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको, आर कॉस थीटा, ये वेक्टर इसने मैग्नीट्यूड में चेंज किया है, क्लियर। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू दी हुई है कांस्टेंट, ये हमने फाइंड की यहाँ से कांस्टेंट, यहाँ से क्या दे दिया इसने बी यूनिट वेक्टर दे दिया। इट मीन्स जो बी यूनिट वेक्टर है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस बी यूनिट वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। बी यूनिट वेक्टर क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर बी यूनिट वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स वो प्लेन में है, मतलब जिस कर्व पे उसे बनाया गया है वो क्या है, उस प्लेन में है, एक प्लेन कर्व में है, मतलब कि ये जो हो गई क्वांटिटी ये क्या हो गई, प्लेन कर्व में हो गई। क्यों, क्योंकि अगर 2-3 प्लेन में होती तो सब में क्या होती, डायरेक्शन बदल रही होती, है ना, सब में क्या हो रही होती, डायरेक्शन बदल रही होती बाय नॉर्मल की, लेकिन ये क्या हो गई कांस्टेंट, इट मीन्स ये क्या है प्लेन कर्व। समझ में आया, समझ में आया। हमने प्रोजेक्शन का यूज क्यों किया, परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए, इसके लिए, ठीक, क्लियर हो गया एकदम। एक बार और देख सकते हैं आप इस लेक्चर को कि एकदम क्लियर हो जाए। ये आज का हमारा लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये ना भूल जाते हैं कि ये प्रोजेक्शन वगैरह कैसे कहाँ से क्यों यूज़ हो गया, तो आप इसे ध्यान से देखिए कि आपके दिमाग में ये एकदम सेट हो जाए। तो ये आज हमारा टॉर्सन भी खत्म हो गया, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप यहाँ तक पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए हमारा कहने का मोटिव बस इतना होता है कि अगर आप कोई लेक्चर पढ़े तो प्रीवियस लेक्चर देख के पढ़े, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे टर्म्स यूज़ करते हैं अगर आप उनको रिलेट नहीं कर पाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर आपने इन्हें खुद से भी पढ़ रखा है तब भी आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो ये सब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो आप पढ़ के ही आगे के लेक्चर्स देखिए, इससे आपको ईजी रहेगा। ये आज का हमारा लेक्चर था, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।